गुड मॉर्निंग दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो कल हमने स्टार्ट किया हुआ था ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1, जिसमें हम बात कर रहे थे ह्यूमन ज्योग्राफी स्कोप के बारे में। और उसके कुछ हमने आपको इस तरीके से हमने कुछ यहाँ पर बनाया हुआ था कि क्या क्या टॉपिक्स हम इसमें पढ़ने वाले हैं, नेचर और स्कोप। ठीक है। तो अभी तक इससे पहले जितने भी सेशन हुए हैं उन सारे सेशन में एक बार थोड़ा सा कंफर्म कर लीजिएगा कि आपने इससे पहले वाले सारे सेशन आपने अटेंड किए हैं या नहीं, क्योंकि उसमें मैंने ज्योग्राफी के टोटल आपको सिलेबस की भी चर्चा की थी और काफ़ी डिटेल में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से आपको सिलेबस में कवर करना है, सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। ये भी सारा हमने वहाँ पर डिस्कस किया हुआ था। ओके, ये क्लियर है। चलिए, तो हमने ये जो पढ़ा हुआ था ये टॉपिक आपको पता होगा। ओके, और थोड़ा सा एक मैं ओवरव्यू दे दूं इसके बाद में आपको कि क्या-क्या और चीज़ें यहाँ पे हमने कल डिस्कस की थी। तो हमने कल यहाँ पे डिस्कस किया हुआ था ये वाला कि ज्योग्राफी किसे है, तो हमने देखा था कि ज्योग्राफी जो इसका लैंड, वाटर, इट्स इंटीरियर विद स्फीयर। ओके, क्लियर है ये देखा था। और किस तरीके से हमने बायोस्फीयर को भी यहाँ पे डिवाइड किया हुआ था या इसका डिस्क्रिप्शन, और जहाँ पर बायोटिक या फिर लाइफ फॉर्म्स रहते हैं, यानी कि जीव जंतु रहते हैं वहाँ पे। जब हम ज्योग्राफी की बात कर रहे थे तो तरीके से हमने डिवाइड किया हुआ था, एक फिजिकल ज्योग्राफी था और एक यहाँ पर ह्यूमन ज्योग्राफी था। ह्यूमन ज्योग्राफी को कल्चरल ज्योग्राफी भी कहते हैं, फिजिकल को नेचुरल या फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी भी कहा जाता है। ब्रॉडली टाइप्स की बात करें तो यहाँ पर हमने देखा था कि जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेट एंड ओशिनोग्राफी, ब्रॉडली 3 पार्ट होते हैं आपको फिजिकल ज्योग्राफी के। बाकी उसमें बहुत सारे सब पार्ट होते हैं। इसके अलावा ह्यूमन ज्योग्राफी में हमने देखा था कि मेनली हमें पढ़ना क्या है, जो टॉपिक्स आपको दिया गया है सिलेबस में वो सारे ह्यूमन ज्योग्राफी में आएंगे। मैंने कुछ एग्जांपल दिया था कि ह्यूमन ज्योग्राफी में ह्यूमन के बारे में, इकोनॉमी के बारे में जो ह्यूमन से रिलेटेड ही है, कल्चर के बारे में, सेटलमेंट, ट्रेड, ओके, ट्रांसपोर्ट, ओके, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये ब्रीफली हो गया था। इसके बाद हमने ये भी देखा था कि किस तरीके से ह्यूमन ज्योग्राफी को आप डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने कहीं ना ह्यूमन के साथ साथ जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये भी इम्पोर्टेंट है। आप फिजिकल इन्वायरमेंट को छोड़ के ह्यूमन के बारे में नहीं पढ़ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने देखी थी। तो हमने एक डेफिनेशन देखने की कोशिश की कि ह्यूमन ज्योग्राफी है क्या। तो ह्यूमन ज्योग्राफी एक को रिलेशन है, ओके, बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ओके, या फिर हम कह सकते हैं कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी विच डील्स विद द को रिलेशन बिटवीन ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। पॉज करके आप ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। ठीक है। अब क्या है कि इसके आगे हमें चलना है और इसके आगे हमें किस तरीके से पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम देखते हैं। ठीक है। तो अभी तक ह्यूमन ज्योग्राफी की हमने बात क्या की थी, तो ह्यूमन ज्योग्राफी को एक बार थोड़ा सा हम और देखेंगे डेफिनेशन के हिसाब से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कई सारी वेराइटीज हैं, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें की है। तो हमने ह्यूमन ज्योग्राफी के को क्या देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी होता क्या, हमने देखा यहाँ पे हमने ये देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है ये कहीं ना कहीं आपका जो फिजिकल इन्वायरमेंट है या जो फिजिकल ज्योग्राफी है, ओके, इस फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरी तरफ जो ह्यूमन है, इंसान है, इस इंसान, इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप का काम करता है। क्या काम करता है? एक रिलेशनशिप का यहाँ पे ये काम करता है। ओके, रिलेशनशिप यानी कि ये रिलेशन बताता है कि इंसान के बीच में और इन्वायरमेंट के बीच में क्या रिलेशन यहाँ पर है। इसी रिलेशनशिप को हम क्या कहते हैं? ह्यूमन ज्योग्राफी कहते हैं। ठीक। तो अब ये बात है, ये हुई, ये रिलेशनशिप है कैसा, किस तरीके का रिलेशनशिप है। रिलेशनशिप कई तरीके के होते हैं, हम अपने रियल लाइफ में भी देखते हैं। हमारे पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप हमारे अलग तरीके के हैं, हमारे ब्रदर सिस्टर के साथ हमारे अलग तरीके के हैं, फ्रेंड्स के साथ हमारा रिलेशनशिप कुछ अलग तरीके का होता है। ओके, उसी तरीके से आप कपल है तो उसमें रिलेशनशिप अलग तरीके का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पर भी अलग अलग आपको देखने को मिलेगी। ओके, तो इन दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है या को रिलेशन है वही ह्यूमन ज्योग्राफी कहलाता है। तो ये रिलेशनशिप कितने तरीके का हो गया? ये रिलेशनशिप यहाँ पे 3 तरीके की बताई गई। क्या? पहला, यहाँ जो तरीका बताया गया, द फर्स्ट वन इज, ये कहा गया कि ये जो रिलेशनशिप है ये क्या है? ये एक सिंथेसिस है। ये क्या है? सिंथेसिस है। किसके बीच में? अगेन, फिजिकल एंड ह्यूमन के बीच में। क्या है? सिंथेसिस है।
एक यहाँ पर ये भी कहा गया कि सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? सिंथेसिस का मतलब होता है एक दूसरे के साथ मिल जाना, यानी वहाँ पे जॉइंट की बात की जा रही है, वहाँ पर कोऑपरेशन की बात की जा रही है। तो सिंथेसिस का मतलब क्या हो गया? एक तरीके से यहाँ पर कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि दोनों कोऑपरेट करेंगे एक दूसरे के साथ, और उसी हम कोऑपरेशन को या सिंथेसिस को क्या कहेंगे? हम ह्यूमन ज्योग्राफी कहेंगे। तो ये पहली बात की गई, ठीक है? और ये चीज़ किसके द्वारा कही गई? ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा कि डेफिनेशन दे के पूछेगा, एमसीक्यू कराऊंगा मैं कल आपको, ठीक है? फर्स्ट चैप्टर का, आज चैप्टर कंप्लीट करके कल हम लोग एमसीक्यू करेंगे। तो वहाँ पे एक एमसीक्यू मैं कराऊंगा कि वहाँ पर डेफिनेशन रहेगा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेसिस बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन। तो सिंथेसिस वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। क्या है ये जो वर्ड है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने सिंथेसिस वर्ड का यूज किया हुआ था, और उन ज्योग्राफर का नाम क्या था, ये आपको भी जानना जरूरी है। तो उन ज्योग्राफर का नाम था जिनको कहते हैं हम रेडजेल। क्या कहते हैं? रेडजेल। तो रेडजेल जो थे, उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेसिस ऑफ ह्यूमन एंड फिजिकल इन्वायरमेंट। ठीक है? तो वर्ड याद रखना है एंड ज्योग्राफर का नाम, ये पूछा गया, ये पूछा जाएगा। दूसरी चीज अगर हम बात करें, तो दूसरी यहाँ पर बात की गई कि ये किस तरीके का होगा? ये होगा डायनामिक, यानी कि डायनामिज्म। ओके, एक ही बात है, यानी कि डायनामिज्म। यानी कि डायनामिक का मतलब क्या होता है? डायनामिक का सीधा मतलब हो गया कि चेंज, यानी कि ये रिलेशनशिप क्या होगा? ये एक चेंज होने वाला रिलेशनशिप है। ओके, सो ह्यूमन ज्योग्राफी इज द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल ज्योग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी। तो डायनामिक का मतलब चेंज, ये रिलेशनशिप हमेशा चेंज होते रहेगा विद टाइम। खुद सोचिए, एंशियंट टाइम में इंसान और इन्वायरमेंट के बीच में जो रिलेशन था, क्या आज वही रिलेशन है? ऐसा नहीं है ना, हमने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट किया, और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट की वजह से हम कहीं ज़्यादा विकसित हो गए। तो पहले इन्वायरमेंट जितना हमें कंट्रोल करता था एंशियंट टाइम में, आज इन्वायरमेंट उतना कंट्रोल नहीं करता। ठीक, कहीं ना कहीं हमने विकास करके, टेक्नोलॉजी के यूज़ करके हमने इन्वायरमेंट पे थोड़ा बहुत तो कंट्रोल किया हुआ है। क्या हुआ है ना? चलिए, तो ये डायनामिक नेचर हो गया ह्यूमन ज्योग्राफी का। और ये जो डायनामिक नेचर है, ये किसके द्वारा बताया गया था? ठीक है, उन ज्योग्राफर का नाम भी आपको पता होना चाहिए। तो उन ज्योग्राफर का नाम क्या है? इनको कहा जाता है इलेन, ई डबल ई, सॉरी, ई डबल एल ई एन, इलेन सी सैंपल। क्या कहा जाता है इनको? इलेन सी सैंपल। ये एक ज्योग्राफर थे जिन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी जो है, ये डायनामिज्म है, ये डायनामिक रिलेशनशिप है ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में, जो हमेशा चेंज होते रहता है। तो यहाँ पर ये वर्ड है काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो डेफिनेशन में पूछा जाएगा। डेफिनेशन में अगर जब भी डायनामिक या डायनामिज्म का यूज़ किया जाएगा, तो समझिएगा कहीं ना कहीं वो इलेन सिंपल के द्वारा जो डेफिनेशन दिया गया है वो पूछा जा रहा है। अगर सिंथेसिस का यूज़ किया गया है डेफिनेशन में, तो समझिएगा कि वो रेड जेल के द्वारा दिया गया है, क्योंकि वहां पर वो ज्योग्राफर का नाम पूछेंगे इस तरीके से डेफिनेशन देके। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड वन। तो थर्ड वन में कहा गया कि दिस इज द इंटर कनेक्शन या इंटर रिलेशनशिप। ओके, थर्ड वन में कहा गया कि दिस इज द इंटर कनेक्शन। क्या है? इंटर कनेक्शन है, या फिर इसको इंटर रिलेशनशिप का भी नाम दिया गया, इंटर रिलेशनशिप। तो एक ज्योग्राफर यहाँ पर फिर आए, उन्होंने कहा कि ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ये ह्यूमन और जो नेचर है, इसके बीच में एक इंटर कनेक्शन है, यानी कि वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ओके, उनके बीच में इंटर रिलेशनशिप देखने को मिलता है। तो कभी भी इस तरीके का अगर वर्ड आया आपके एग्जाम में, तो आपको कौन सा लगाना है? क्या नाम है इनका? उनका नाम है पॉल विडाल। PAULVIDAL, पॉल विडाल उन ज्योग्राफर का नाम है। ठीक, तो ये वर्ड ध्यान में रखिएगा, या तो इंटर कनेक्शन लिख के आए आपके डेफिनेशन में, या फिर वो इंटर रिलेशनशिप लिख के आए आपके डेफिनेशन में। तो वो किसके द्वारा दिया गया है? पॉल विडाल के द्वारा दिया गया है। ठीक है, तो सीधा आपका डेफिनेशन देके पूछेंगे, दिस इज द सिंथेसिस, ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेसिस बिटवीन ह्यूमन एंड नेचर, देन इट इज गिवन बाय रेडजेल। अगर पूछा जाए कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द डायनामिक रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल एंड ह्यूमन, तो डायनामिक आ गया, इलेंसी सैंपल। अगर वो पूछा जाए
कि दिस इज यानी कि ह्यूमन ज्योग्राफी इज द इंटर कनेक्शन और इंटर रिलेशनशिप बिटवीन द ह्यूमन एंड नेचर। देन किसके द्वारा दिया गया? पॉल विडाल के द्वारा दिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर रिलेशनशिप तीन तरीके के हो गए। एक पहला कि सिंथेसिस टाइप का हो गया, डायनामिक भी है जो चेंज करते होते रहता है। सिंथेसिस का मतलब ज्वाइंट कोऑपरेशन, और फिर ये डायनामिक हो गया, उसके बाद ये इंटर कनेक्शन आपका हो गया। ठीक है, तो ये तीन तरीके का आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर है यहाँ पे? कोई दिक्कत नहीं? चलिए, तो ये सारी चीजें समझ में आपको आ गई है। इसको थोड़ा नोट कर लीजिएगा, या फिर आपको नोट्स में भी मिल जाएगा, लेकिन नोट करते चाहिएगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहती हैं, क्योंकि आपने एक बार यहाँ पर देखा, फिर थोड़ा सा उसमें आप अपने नोटबुक में इसको लिखेंगे, तो वो मेमोरी में थोड़ी सी लॉन्ग टाइम तक आपको याद रहती है। और अपना बनाया हुआ नोट्स जो होता है ना, लास्ट में बहुत अच्छा काम आता है। ओके, तो ये चीज़ें मैंने आप लिखिएगा बस पॉइंट वाइज, क्योंकि अब जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, ऐसा तो है नहीं कि बड़े बड़े आपको आंसर वहाँ पे लिखना है। तो बिल्कुल ऐसे ही आएगा, और ऐसे ही आप इसको क्या कीजिए, लिख लीजिए यहाँ पे। ओके, चलिए, इसके बाद हम लोग क्या बात करने वाले हैं? इसके बाद हम बात करेंगे और कुछ कंसेप्ट के बारे में। चलिए, अब वो कंसेप्ट क्या है? ये कंसेप्ट इस तरीके से है कि जब हम ह्यूमन ज्योग्राफी, जब हम आपको फिजिकल इन्वायरमेंट की बात कर रहे थे, ठीक है, यानी कि फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहे थे, और दूसरी तरफ हम ह्यूमन की बात कर रहे थे। ठीक है, हम क्या बात कर रहे थे? ह्यूमन की बात कर रहे थे। तो जब हम फिजिकल की बात कर रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ? कहीं ना कहीं हम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हैं, हम पर्वत पठार नदियों की बात कर रहे हैं, क्लाइमेट की बात कर रहे हैं, और ह्यूमन की बात कर रहे हैं, तो हमसे और हमसे जुड़ी हुई जो एक्टिविटीज होती हैं, हम उनकी बात कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा एक चीज ध्यान में दीजिए कि कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ह्यूमन और इन्वायरमेंट के बीच में एक तरीके से क्लैश भी होते हैं ना। कभी ह्यूमन जो होता है वो डेवलप हो जाता है, पावरफुल हो जाता है, कभी कभी पावरफुल हो जाएगा अ, आपको इन्वायरमेंट के कंपैरिजन में। ओके, कभी कभी इन्वायरमेंट पावरफुल हो जाता है, जैसे कोविड का समय आया, तो वहाँ पे कौन पावरफुल था? इन्वायरमेंट। ठीक है, वहाँ पर नेचर पावरफुल था। ओके, उसने सब कुछ एकदम खत्म कर दिया और सब कुछ एकदम हाल्ट पिला दिया। ओके, और वहीं जब ह्यूमन कंट्रोल करता है, तो ह्यूमन क्या करता है? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, ह्यूमन ने एरोप्लेन्स बना दिए, कहीं भी जाना आपके लिए आसान हो गया। ह्यूमन ने आग जलाना सीख लिया। ठीक है, अब एंशियंट टाइम में जब आपको आग जो था, फायर का अगर डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो उससे पहले तो ऐसे ही लोग खाते थे। ठीक है, कच्चा मांस खाते थे या फिर फल फूल खाते थे। तो दोनों क्या है ना कि ये धीरे धीरे समय के साथ कभी ये कभी वो एक दूसरे को कंट्रोल करने का काम करते हैं। तब अब जब बात ये आती है, तो ह्यूमन जो है वो किस तरीके से पावरफुल होता है? ठीक है, अगर हम ह्यूमन की बात करें, तो ह्यूमन किस तरीके से पावरफुल होता है? हाउ? तो जब ह्यूमन पावरफुल होता है, ये होता है एक तरीके से, कैसे? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा। ठीक है, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा ह्यूमन पावरफुल हुआ। तो जब ह्यूमन पावरफुल हो जाता है, तब उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म कहा जाता है, या फिर कल्चरल डिटर्मिनिज्म कहा जाता है। ओके, व्हाट इज कॉल्ड इट? इसको कहते हैं ह्यूमनिस्टिक। ओके, ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म। हमने डिटर्मिनिज्म एक वर्ड की भी चर्चा की थी ना कल। तो डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म का मतलब होता है जो डिटरमाइन करता है, जो कंट्रोल करने का काम करता है। तो यहाँ पर ह्यूमन कंट्रोल करने का काम कर रहा है, तो यानी कि ह्यूमन पावरफुल हो गया। किससे पावरफुल? हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे, किससे पावरफुल है? इन्वायरमेंट से। तो जब इन्वायरमेंट से हम पावरफुल हो गए, कैसे पावरफुल हुए? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा। तो उसको हम क्या क्या कहेंगे? ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म, या फिर इसको हम कल्चरल डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जानते हैं। वर्ड को हमेशा ध्यान में रखिएगा। क्या करेंगे? इसको कल्चरल डिटर्मिनिज्म के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर मैं आपको डेफिनेशन टाइप हुआ। वैसा डिटर्मिनिज्म जिसमें कौन पावरफुल होता है? ह्यूमन पावरफुल होता है। कैसे पावरफुल हुआ? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट के द्वारा पावरफुल
पावरफुल हुआ, टेक्नोलॉजी के यूज करके पावरफुल हुआ। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि ये पावरफुल हुआ किस और किस तरीके से पावरफुल हुआ, हाउ, तो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट के द्वारा ये पावरफुल हुआ। ठीक है, ये वर्ड याद रखना है। अब यही जब हम आते हैं फिजिकल ज्योग्राफी में, तो कभी कभी क्या होता है कि नेचर भी पावरफुल होगा। कोविड के समय हमने देखा था, या कभी भी महामारी ने इसी साल देखा था, ये 2023 में ही आपने देखा था कि हिमाचल में काफ़ी फ्लड आया हुआ था, जिसमें कि मनाली कसोल के आसपास का एरिया काफ़ी बह गया था। ये सब क्या है? ये सब तरीका है जिससे नेचर जो होता है ना, वो कंट्रोल करने का काम करता है। तो जब नेचर कंट्रोल करता है तो वहां पर नेचर पावरफुल हो जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जब नेचर पावरफुल होगा, व्हेन नेचर इज पावरफुल, तो नेचर पावरफुल कैसे होता है? अगर हम हाउ की बात करें, तो नेचर पावरफुल अपने को एस्टेब्लिश करता है, बैलेंस करता है, और बैलेंस करने के लिए वो कई तरीकों का यूज करता है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पर क्या करेगा कि ये अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करेगा, जो बैलेंस ह्यूमन के द्वारा खराब किया गया है। ह्यूमन ने जो डिसबैलेंस किया हुआ है, उसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पर जो नेचर होगा, ओके, इन्वायरमेंट होगा, वो कुछ एक्शंस लेगा। वो क्या लेगा? बैलेंस करने के लिए कुछ एक्शन लेगा। और वो एक्शन क्या हो सकता है? वो एक्शन कुछ भी हो सकता है, काइंड ऑफ। चलिए कुछ एग्जांपल्स बता दीजिए। ये एक्शन कुछ भी हो सकता है, जैसे कि डिजास्टर्स होते हैं। अब डिजास्टर में चाहे फ्लड हो गया, या फिर ड्रॉट सूखा हो गया, कोई बीमारी, कोविड या प्लेग जैसी बीमारी आ गई, उसकी तरीके से भी वो क्या करता है? वो बैलेंस करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो किस तरीके से बैलेंस इसने किया? हाउ? कुछ एक्शन का यूज करके, काइंड ऑफ जैसे डिजास्टर वगैरह हो गए। तो अब जब बात आती है कि जब इन्वायरमेंट पावरफुल हो जाएगा, किसके कंपैरिजन में? ह्यूमन के कंपैरिजन में, तो उस केस में ह्यूमन कमजोर हो जाएगा। जब आपका इन्वायरमेंट पावरफुल हो गया, तो कोविड में ह्यूमन कमजोर हो गया था, मरने लगे थे लोग, जान का कोई भरोसा ही नहीं रह गया था, किसको कब क्या होगा। तो जब इन्वायरमेंट पावरफुल हो जाएगा, तब इस वर्ड को क्या कहा जाएगा? तो इस वर्ड को हम कहते हैं इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। क्या कहते हैं इस वर्ड को? इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। जहां पर इन्वायरमेंट क्या हो गया? वहां पे पावरफुल हो गया। कौन पावरफुल हो गया? इन्वायरमेंट पावरफुल हो गया, ठीक है, नेचर पावरफुल हो गया। तो इस वर्ड को कहा गया इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म। या फिर कई वर्ड से आ सकता है, नेचुरल डिटर्मिनिज्म भी आ सकता है, या फिजिकल डिटर्मिनिज्म भी लिख के आ सकता है। तो ये चीज में आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, हो तो कुछ भी कर सकते हैं। तो हम वहाँ पे ट्रैप हमें होना नहीं है, तो हम उस तरीके से चलेंगे कि कहीं पर भी हम यहाँ पे फंस ना पाए। तो ये दो चीजें समझ में आई आपको। डिटर्मिनिज्म क्या हुआ? डिटर्मिनिज्म एक तरीके से वो पावर को दिखाता है। क्या दिखाता है? डिटर्मिनिज्म की अगर हम बात करें, तो डिटर्मिनिज्म एक तरीके से ये पावर को दिखाता है। व्हाट? पावर, कि कौन डोमिनेट करेगा। ओके, तो ये डोमिनेशन को दिखाता है। तो डेफिनेटली जिसके पास पावर ज्यादा होगा, वो डोमिनेट करेगा। जब ह्यूमन के पास पावर डोमिनेट करेगा, कभी इन्वायरमेंट का मन होगा तो कभी इन्वायरमेंट डोमिनेट करेगा। तो जब ह्यूमन डोमिनेट करेगा तो ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म या कल्चरल डिटर्मिनिज्म होगा। और जब यहाँ पर इन्वायरमेंट यहाँ पे अगर करता है डोमिनेट, तो इसको इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, नेचुरल और फिजिकल डिटर्मिनिज्म के नाम से जाना जाएगा। ये क्लियर हो गया? तो डिटर्मिनिज्म क्या है? डिटर्मिनिज्म पावर को दिखाता है। ओके, क्या दिखाता? पावर। पावर का मतलब डोमिनेशन। जो जिसके पास ज्यादा पावर, वो डोमिनेट करेगा। क्लियर हो गया? तो डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ में आ गया। ओके, अब ये बात आती है
लिए। अब यहाँ पे एक बात आती है कि जब हम ह्यूमन की बात करते हैं या फिर जब हम नेचर की बात करते हैं, ओके, जब यहाँ पे हम नेचर की बात कर रहे हैं, ये पहला हो गया आपका। और हम जब बात कर रहे हैं ह्यूमन की, तो अब ये बात ये आती है कि जब ह्यूमन क्या होता है, ये डेवलपमेंट करता है किस तरीके से, तो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू डेवलपमेंट करता है। कैसे? ये टेक्नोलॉजी के थ्रू, बाय टेक्नोलॉजी के थ्रू ये क्या करता है, ह्यूमन डेवलपमेंट करता है। अब टेक्नोलॉजी में क्या लगते हैं, रिसोर्सेज लगते हैं। टेक्नोलॉजी अगर डेवलपमेंट करना हो तो उसके लिए भी यहाँ पर रिसोर्सेज का यूज होता है। वो रिसोर्सेज कहाँ से आते हैं? ये रिसोर्सेज आते हैं हमारे नेचर से, ओके, या फिर जो फिजिकल ज्योग्राफी है ये प्रोवाइड करता है क्या, रिसोर्सेज। ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको बनानी हो तो उसके लिए रिसोर्स लगेंगे। ये है आपका डिजिटल बोर्ड, इसको बनाने में जो भी रिसोर्स लगा ये कहाँ से आएगा, ये नेचर प्रोवाइड करता है। तो इस नेचर जो होता है ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है इंसान को, और इंसान उन रिसोर्सेज का यूज करके टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है। ओके, लेकिन ये थोड़ा सा अज्यूम कीजिए कि अगर ये रिसोर्सेज खत्म हो जाए फिर उसके आगे क्या होगा? फिर तो उसके आगे डेवलपमेंट करना मुश्किल है, क्योंकि रिसोर्सेज खत्म हो गए, बिना रिसोर्सेज के हम डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो जब वो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पे डेवलपमेंट भी खत्म हो जाएगा, सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगा वहाँ पे। ओके, तो अब जैसे आप मूवीज़ देखते हैं ना, मूवीज़ में बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनी हुई है हॉलीवुड में, बहुत जो काफ़ी एडवांस दिखाती है। ओके, जिसमें कि अर्थ एकदम रहने लायक नहीं हो गया, लोग मास्क लगा के चल रहे हैं, यानी कि ऑक्सीजन हम लगा के चल रहे हैं, बिना ऑक्सीजन के रह नहीं सकते, काइंड ऑफ मैट्रिक्स और प्रोग्रामिंग टाइप का। तो वो एक आउट ऑफ द स्टेशन वाली चीज़ है, तो उस पे आपको ध्यान में नहीं देना है। लेकिन रियलिटी की अगर बात करें तो बिना इन्वायरमेंट के इंसान जीवित नहीं रह सकता, सर्वाइवल ही नहीं है। रिसोर्सेज खत्म हो जाए तो फिर इंसान का भी खत्म होना तय है। तो इन रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है, इन रिसोर्सेज को बचाना जरूरी है। तो जब अभी हमने बात की थी कि जब ह्यूमन पावरफुल हो जाता है, तो जब ह्यूमन पावरफुल होगा तो वो सारे रिसोर्सेज को यूज एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट करेगा बियॉन्ड द कैपेसिटी ऑफ अर्थ। कि अर्थ रिसोर्सेज को रिसाइकिल करता है या फिर इनको रीजनरेट करता है। तो जब इस रीजनरेट का जो रेट होगा उससे ज़्यादा रेट से अगर ह्यूमन उन रिसोर्सेज का यूज करने लगे तो वो रिसोर्सेज खत्म हो जाए। ओके, लेकिन वही जब नेचर बहुत ताकतवर हो गया तो नेचर उन रिसोर्सेज का यूज करने नहीं देगा, तो फिर इंसान कैसे यूज करेगा उनको? ठीक, तो अभी हमने पीछे क्या पढ़ा था कि ह्यूमन पावरफुल हो जाता है तब इसको हम कहते हैं ह्यूमनिस्टिक, ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म। अभी हमने पढ़ा था जब ह्यूमन पावरफुल होगा तो ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म का यूज करेगा। तो जब ह्यूमन पावरफुल होगा तो रिसोर्सेज को बहुत एक्सप्लॉइट करेगा, वो एकदम एक्सप्लॉइट करेगा, जो मन करेगा वो करेगा, जैसे आज इंसान कर रहा है। ओके, इन्वायरमेंट को खराब कर रहा है। और जब नेचर हो जाता है तो इसको क्या कहते हैं, इन्विरोमेंटल डिटर्मिनिज्म यहाँ पर कहा जाता है, इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म, ये भी हमने पढ़ा अभी। ओके, तो अब क्या है, ये दोनों एक्सट्रीम कंडीशन है। अगर नेचर हमें अपने रिसोर्सेज का यूज नहीं करने देगा, वो पावरफुल हो जाएगा, तो जब मन करे बाढ़ लाए, जब सूखा लाए, जब मन करे तब बीमारी लाए, तो फिर इस उस केस में भी इंसान क्या होगा कि तरक्की उसकी रुक जाएगी, वो रिसोर्सेज को यूज नहीं करने देगा। अब आप खुद सोचिए कि हर 2 साल पे 5 साल पे कोविड आने लगे तो कभी तरक्की हो पाएगी? इंसान घर ही में 2-2 साल बैठा रहेगा। तो जब ये कंडीशन हो जाएगा तो ये भी एक्सट्रीम कंडीशन है, डेवलपमेंट होगा नहीं। लेकिन जब ह्यूमन बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा तो ह्यूमन तो पूरे नेचर को ही ख़त्म कर देगा फिर, सारे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके। तो ये दोनों कंडीशन जो है ना, ये प्रैक्टिकली नहीं होने चाहिए, रियलिटी में एग्जिस्ट नहीं होनी चाहिए। एक बीच का रास्ता होना चाहिए, जो बीच का रास्ता सभी के लिए हो, जहाँ पे इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखा जाए और जहाँ पे ह्यूमन का भी ख्याल रखा जाए। तो वो बीच का जो रास्ता है ना, वही एक बेहतर रास्ता है जिसका यूज करके हम इन्वायरमेंट को भी बचा सकते हैं और ह्यूमन के सर्वाइवल या डेवलपमेंट को भी सुनिश्चित कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो अब बीच का रास्ता अगर हम बात करें तो ये बीच का रास्ता क्या होगा? ठीक है, ये बीच के रास्ते की अगर हम बात करें, जिसको कहा जाता है मिडिल पाथ, तो कहते हैं हम मिडिल पाथ या बीच का रास्ता, या फिर इसको यहाँ पर मध्यम पाथ भी कहा जाता है। ठीक है, तो मिडिल पाथ या फिर
मध्यम पाथ, यानी कि बीच का रास्ता आखिर है क्या? वो कौन सा बीच का रास्ता है जहाँ पे यूज करके हम ह्यूमन का भी ख्याल रखें और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रखें? उस मिडिल पाथ को एक नया नाम दिया गया। ठीक है, उस मिडिल पाथ को एक नया नाम दिया गया और वो नया नाम क्या था? नियो डिटर्मिनिज्म। क्या था? नियो डिटर्मिनिज्म। नियो डिटर्मिनिज्म एक नया नाम दिया गया कि ये बीच का रास्ता है जिसका यूज करके हम नेचर को भी ख्याल रख सकते हैं और इन्वायरमेंट का भी ख्याल रख सकते हैं। तो ये जो न्यू डिटर्मिनिज्म है ये किसके द्वारा दिया गया, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो ध्यान में रखिएगा। ये मिडिल का कॉन्सेप्ट दिया गया। तो एग्जाम में आपसे क्या पूछा जा सकता है, या फिर पूछा जाए न्यू डिटर्मिनिज्म किसके द्वारा दिया गया, या फिर आपसे ये भी पूछा जाता है कि मिडिल पाथ या मध्यम मार्ग या मध्यम पाथ। ठीक है, मार्ग भी लिख लीजिए, कभी कभी मार्ग भी वो करके पूछते हैं कि मध्यम मार्ग। तो ये मध्यम मार्ग या मिडल पाथ का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। या फिर न्यू डिटर्मिनिज्म का कॉन्सेप्ट किसके द्वारा? ग्रिफिथ टेलर के द्वारा। ये किस तरीके का कॉन्सेप्ट है? ये कॉन्सेप्ट है मिडिल पाथ, यानी कि इन्वायरमेंटल डिटर्मिनिज्म और ह्यूमनिस्टिक डिटर्मिनिज्म